कभी सोचा है कि हमें हजारों साल पहले की बातें आखिर पता कैसे चलती हैं? आज हम और आप मिलकर टाइम ट्रैवलिंग जासूस बनने वाले हैं और अतीत के सुरागों को खोज निकालेंगे। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है एक सीधे से सवाल से। रशीदा नाम की एक इंसान अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक सोचने लगी, भाई 100 साल पहले क्या हुआ होगा? और फिर उनके मन में एक और बड़ा सवाल आया, कोई ये जान कैसे सकता है कि इतने साल पहले हुआ क्या था? ये एक जबरदस्त सवाल है ना? और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। रशीदा का सवाल कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। सच पूछिए तो ये वही सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना इतिहासकार और पुरातत्वविद मतलब आर्कियोलॉजिस्ट्स हर रोज करते हैं। जरा सोचकर देखिए, बिना किसी वीडियो या तस्वीर के सिर्फ कुछ बचे खुचे सुरागों से पुरानी भूली बिसरी कहानियों को फिर से जोड़ना कितना मुश्किल काम होगा। अच्छा, इससे पहले कि हम कैसे का जवाब खोजें, चलिए एक नज़र इस पर डालते हैं कि हम आखिर क्या क्या जान सकते हैं, और इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। हम लगभग सब कुछ जान सकते हैं। लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, शिकारियों से लेकर राजाओं तक की जिंदगी, यहाँ तक कि बच्चे कौन से खेल खेलते थे और कौन सी कहानियां सुनते थे। मतलब हम बीते हुए कल की एक पूरी तस्वीर बना सकते हैं। तो किसी भी जासूसी की कहानी में सबसे पहले क्या आता है? वो जगह जहां सब कुछ हुआ। तो चलिए पता लगाते हैं कि हजारों साल पहले लोग रहते कहां थे। यही हमें हमारे पहले सुराग की ओर ले जाएगा। हमारी जांच की शुरुआत होती है नर्मदा नदी के किनारे से। जरा कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले हमारे कुछ शुरुआती पूर्वज यहीं रहते थे। वे जंगलों की रग रग से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि कहाँ खाने लायक जड़ें मिलेंगी, कौन से फल पके हुए हैं। वे बहुत ही कुशल संग्राहक थे, यानी स्किल्ड गैदरर्स, और शिकार भी करते थे। उनकी जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति पे ही निर्भर थी। अब जरा नक्शे के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर नजर डालिए। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। लगभग 8000 साल पहले यहीं पर इंसानों ने पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना सीखा। सोचिए, ये एक क्रांति थी। अब सिर्फ शिकार पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं थी। लोग जानवर पालने लगे और धीरे धीरे गांवों में बसने लगे। और खेती की वजह से जो बस्तियां बसीं, वो धीरे धीरे बड़े शहरों में बदलने लगी। करीब 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे हमारे पहले शहर बसे, और फिर उसके भी बहुत बाद करीब 2500 साल पहले गंगा के किनारे भी बड़े बड़े और शक्तिशाली शहर विकसित हुए। ये सब कुछ एक जगह बसने से ही मुमकिन हो पाया। तो एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। 8000 साल पहले खेती की शुरुआत, जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर 4700 साल पहले सिंधु घाटी के पहले शहर, और फिर 2500 साल पहले गंगा के किनारे नए शहरों का विकास। यह हमें दिखाता है कि समाज शिकारी संग्राहक से एक शहरी सभ्यता तक कैसे पहुंचा। तो हमने लोकेशन तो देख ली, अब आता है असली जासूसी का काम। इतिहासकार आखिर किन सुरागों या कह लें कि स्रोतों का इस्तेमाल करके अतीत की कहानी को जोड़ते हैं? और ये बात एकदम 100% की है। इतिहासकार और पुरातत्वविद असल में समय के जासूस ही तो हैं। वो बिखरे हुए सुरागों से एक पूरी कहानी गढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि ये सुराग आखिर हैं क्या? चलिए पता लगाते हैं। हमारा पहला सुराग है पांडुलिपि, जिसे अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ये शब्द लैटिन के मनु से बना है, जिसका मतलब होता है हाथ। तो ये वो किताबें थी जो बहुत पहले हाथ से लिखी जाती थीं। इन्हें लिखने के लिए अक्सर ताड़ के पत्तों का या फिर हिमालय में उगने वाले भोज नाम के पेड़ की छाल का इस्तेमाल होता था। जरा इसे देखिए, ये एक असली पांडुलिपि है जो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। सोचिए तो, ताड़ के पत्तों पर लिखी ये किताबें इतने सालों तक कीड़ों और वक्त की मार से बचकर मंदिरों और मठों में सुरक्षित रहीं। और इनमें सिर्फ धार्मिक बातें ही नहीं, बल्कि विज्ञान, दवाइयों और राजा महाराजाओं की जिंदगी का भी ज्ञान छिपा है। हमारा अगला सुराग पांडुलिपियों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है। अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस। ये पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उकेरे गए लेख हैं। इन्हें बनाया ही इसलिए गया था कि ये समय की कसौटी पर खरे उतर सकें। और ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पत्थर का ये लेख लगभग 2250 साल पुराना है, जिसे महान शासक अशोक ने खुदवाया था। शासक और राजा ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनके आदेश, उनके काम और उनकी जीत की कहानियां हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं। हर कोई उन्हें देख सके, पढ़ सके और याद रखे। ये सचमुच पत्थर पे लिखे परमानेंट मैसेज थे। अब मिलते हैं हमारी दूसरे तरह के जासूस से, पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट से।
जहां इतिहासकार लिखी हुई चीजों पर ध्यान देते हैं, वहीं पुरातत्वविद उन चीजों का अध्ययन करते हैं जो लोग अपने पीछे छोड़ गए, जैसे इमारतें, औजार और सिक्के। ये एक पुरातत्वविद के खजाने जैसा है। बाईं ओर का ये बर्तन हमें करीब 4700 साल पहले की कारीगरी दिखाता है और दाईं ओर का ये सिक्का 2500 साल पहले के व्यापार और लेन देन का सबूत है। ये चीज़ें उन आम लोगों की कहानियां बताती हैं जिन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन अपनी चीज़ें ज़रूर पीछे छोड़ गए। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। ये सारे सुराग, ये सब एक ही कहानी नहीं सुनाते। अतीत इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम किसके जीवन को देख रहे हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पे गौर कीजिए। किताब का शीर्षक हमारा अतीत एक वचन नहीं बल्कि हमारे अतीत बहुवचन है। ऐसा क्यों? क्योंकि अतीत कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है। ये अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभवों का एक संग्रह है। इस अंतर को जरा समझिए। एक तरफ है राजा महाराजा और शासक। वे अपनी जीत और लड़ाइयों की कहानियां पत्थरों पर लिखवाते थे। उनके बारे में जानना थोड़ा आसान है। लेकिन दूसरी तरफ है किसान और चरवाहे, जो आमतौर पर अपने रोजमर्रा के जीवन का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। उनकी कहानी जानने के लिए हमें पुरातत्व का सहारा लेना पड़ता है। उनके छोड़े गए बर्तन, औजार और घरों के टुकड़ों को जोड़कर उनकी जिंदगी की कल्पना करनी पड़ती है। एक ही समय की दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं, जिन्हें जानने के तरीके भी एकदम अलग हैं। तो निचोड़ ये है कि इतिहास को समझना एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है। हमें पांडुलिपियों, अभिलेखों और जमीन से निकली चीजों मतलब सारे सुरागों को एक साथ रखना होगा। और साथ ही ये भी याद रखना होगा कि हर किसी का अतीत एक जैसा नहीं था। जब ये सारे अलग अलग टुकड़े जुड़ते हैं, तभी हमें अतीत की एक धुंधली ही सही पर ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखनी शुरू होती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है। आज की इस पड़ताल के बाद अगर किसी को एक आर्कियोलॉजिस्ट से मिलने का मौका मिले तो उससे क्या पूछना चाहिए? उनकी अब तक की सबसे रोमांचक खोज क्या रही है? इस काम में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? ये सोचने वाली बात है ना कि हम सब मिलकर अपने इस साझा अतीत के रहस्यों को कैसे उजागर करते रहेंगे।